हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 43 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो इसके अंतर्गत सठ क्रियाकाल के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो सठ क्रियाकाल का जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21 जो चैप्टर है उसमें किया है। ठीक है, तो स्वट क्रियाकाल का जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21 जो चैप्टर है उसमें किए हैं। क्रियाकाल का जो है लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। अलग अलग जो स्टेप है, ठीक है, उसके अनुसार क्या क्या लक्षण है। जैसे कि प्रथम जो अवस्था है उसका नाम क्या है, तो उसे कहा जाता है संचय अवस्था। यह क्रियाकाल की प्रथम अवस्था होती है। जब वात का सब संचय होता है तो इसका लक्षण क्या है, तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता है। ठीक है, तो वात संचय का लक्षण क्या है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। पित्त संचय का लक्षण क्या है, तो पित्तावभासता व मंदोष्मता। तो पित्त संचय का लक्षण है पित्तावभासता व मंदोष्मता। कफ संचय का लक्षण क्या है, तो अंगानाम गौरवम आलस्य। तो अंगों में गौरवता व आलस्य, ये कफ संचय का लक्षण है। व क्षय कारण विद्वेष, ये त्रिदोष का लक्षण है। तो क्षय कारण विद्वेष, ये त्रिदोष का लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वात संचय का लक्षण क्या है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। पित्त संचय का लक्षण है पित्तावभासता मंदोष्मता। कफ संचय का लक्षण है अंगानाम गौरवम आलस्य। नेक्स्ट है प्रकोप अवस्था। यह जो है द्वितीय क्रियाकाल है। ठीक है, तो प्रकोप अवस्था ये द्वितीय क्रियाकाल है। इसमें लक्षण के विषय में बात करें तो वात प्रकोप का क्या लक्षण है, तो कोष्ठोत्तोद संचरण। तो कोष्ठोत्तोद संचरण ये क्या है, वात प्रकोप का लक्षण है। जबकि पित्त प्रकोप का क्या लक्षण है, तो अम्लिका पिपासा व परिधा। तो अम्लिका पिपासा व परिधा ये पित्त प्रकोप का लक्षण है। कफ प्रकोप का लक्षण क्या है, तो अन्नद्वेष हृदय उत्क्लेद। ठीक है, तो अन्नद्वेष हृदय उत्क्लेद ये जो है कफ प्रकोप का लक्षण है। तो वात प्रकोप का लक्षण है कोष्ठोत्तोद संचरण। पित्त प्रकोप का लक्षण है अम्लिका पिपासा परिधा। कफ प्रकोप का लक्षण है अन्नद्वेष हृदय और उत्क्लेद। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था कौन से, प्रसर अवस्था। तो तृतीय क्रियाकाल कौन से, प्रसर अवस्था। तो वात प्रसर का लक्षण क्या है, तो वात प्रसर का लक्षण है वायर विमर्गमन आटोप। तो वायर विमर्गमन व आटोप वात प्रसर का लक्षण है। पित्त प्रसर का लक्षण क्या है, तो पित्त प्रसर का लक्षण है ओस शोष परिदह व धूम्यमान। ये पित्त प्रसर का लक्षण है। तो ओस शोष परिदह व धूम्यमान ये पित्त प्रसर का लक्षण है। कफ प्रसर का लक्षण क्या है, तो आरोचक अविपाक अंग साध व छर्दी। तो आरोचक अविपाक अंग साध व छर्दी ये कफ प्रसर का लक्षण है। तो ये तृतीय क्रियाकाल है। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ। तो चतुर्थ जो है वो है स्थान संश्रय अवस्था। तो चतुर्थ कौन सा है, स्थान संश्रय अवस्था। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो दोष दुष्य समूर्छना देखने को मिलते हैं। पूर्व रूप निर्मिति आपको देखने को मिलेगा, तो दोष दुष्य समूर्छना पूर्व रूप निर्मिति। इसके अलावा उदर सन्निवेश दोष लक्षण, जैसे गुल्म विद्रधि अग्निसंग अनाह विसूचिका अतिसार। ठीक है, दोष लक्षण गुल्म विद्रधि अग्निसंग अनाह विसूचिका अतिसार। इसके अलावा वस्तिगत दोष लक्षण में जैसे कि प्रमेह अस्मरी मूत्राघात व मूत्रदोष। तो वस्तिगत दोष लक्षण में प्रमेह अस्मरी मूत्राघात व मूत्रदोष यह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है और कौन से लक्षण देखने को मिलेगा, मेढ्रगत जब दोष चला जाता है तो मेढ्रगत दोष जाने पर निरुद्ध प्रकाश उपदंश सुख दोष यह लक्षण देखने को मिलेगा। तो मेढ्रगत दोष जाने पर निरुद्ध प्रकाश उपदंश सुख दोष देखने को मिलते हैं। गुदगत दोष जाने पर भगंदर वर्ष देखने को मिलते हैं। तो गुदगत दोष जाने पर भगंदर वर्ष देखने को मिलते हैं। वृषणगत दोष जाने पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। तो वृषणगत दोष जाने पर वृद्धि देखने को मिलेगा। त्वक मास शोणित गत दोष जाने पर क्षुद्र रोग कुष्ठ और विसर्प आपको देखने को मिलेगा। तो त्वक मास शोणित गत दोष होने पर क्षुद्र रोग कुष्ठ और विसर्प देखने को मिलेगा। मेदोगत दोष जाने पर ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड व अलजी आपको देखने को मिलेगा। तो मेदोगत दोष होने पर ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड व अलजी देखने को मिलेगा। अस्थिगत दोष होने पर विद्रधि अनुशयी देखने को मिलेगा। तो अस्थिगत दोष होने पर विद्रधि अनुशयी देखने को मिलेगा। पादगत दोष होने पर श्लीपत वात शोणित व वात कंटक देखने को मिलेगा। तो पादगत दोष होने पर श्लीपत वात शोणित व वात कंटक देखने को मिलेगा। सर्वगत दोष होने पर ज्वर आपको देखने को मिलता है। तो सर्वगत दोष होने पर ज्वर देखने को मिलते हैं। तो यह लक्षण है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तावस्था जो पंचम क्रियाकाल है। तो व्यक्तावस्था पंचम क्रियाकाल, इसमें व्याधि दर्शन
व्याधि के लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। तो व्याधि का दर्शन होता है और व्याधि के जो लक्षण है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। इसमें जो है शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रथि, विसर्प आदि लक्षण का स्पष्ट रूप से प्रकट होना यह आपको देखने को मिलेगा। तो शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रथि, विसर्प आदि लक्षण जो है वो स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। तो ये क्या है, व्यक्त अवस्था या पंचम क्रियाकाल का अवस्था है। नेक्स्ट है आपका भेदावस्था, षष्टम क्रियाकाल। ठीक है, तो भेदावस्था जिसको षष्टम क्रियाकाल भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो व्रण की निर्मिति आपको देखने को मिलेगा। तो व्रण की निर्मिति हो गया। ज्वर, अतिसार, दीर्घकाल अनुबंध देखने को मिलेगा। तो ज्वर, अतिसार का दीर्घकाल अनुबंध देखने को मिलेगा। चिकित्सा न करने पर यह जो है असाध्य होता है। तो चिकित्सा न करने पर असाध्य होता है। परिदह लक्षण, पित्त प्रकोप और पित्त प्रसर कहें। तो परिदह का लक्षण पित्त प्रकोप और पित्त प्रसर कहें। संचय उपहांत दोषा न लभते उत्तर गति। इसके अलावा संचय काल में दोष निकले तो प्रकोप, प्रसर और अवस्था नहीं आती। ठीक है, तो संचय काल में दोष निकले तो प्रकोप, प्रसर, अवस्था नहीं आती। सुश्रुत के अनुसार प्रसर के प्रकार 15 हैं। सुश्रुत के अनुसार प्रसर के कितने प्रकार हैं? 15 प्रकार हैं। इनमें उन्होंने बोला किण्वोदक पृष्ठ समवाय कौन से क्रियाकाल के लिए कहा गया है। तो किण्वोदक पृष्ठ समवाय यानी कि किण्वक, सूरा बीज, जल और पिष्ट को मिलाकर रखने से ये पदार्थ पात्र में उफन कर बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे किस प्रकार से किण्वोदक पिष्ट समवाय क्रियाकाल के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे किण्वोदक जो है सूरा का बीज जल और पिष्ट को मिला करके जब रखते हैं तो पदार्थ जो है पात्र से उफन करके बाहर आते हैं। तो यही अवस्था क्या है आपका प्रसर अवस्था है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, महानुदक संचय अतिवृद्धि सेतुर वार्दय परेणोदको व्यायाम मिश्रित सर्वतः प्रधावती। यानी कि सुश्रुत ने कौन से क्रियाकाल के लिए कहा है। तो ये प्रसर के लिए ही कहा है। ठीक है, इसके अलावा डैश प्रवर्तक संभवानाम, ये जो है रजस के लिए बोले हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर प्रसर अवस्था में वात के द्वारा दोषों का प्रसर 15 प्रकार से होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि प्रसर अवस्था में दोषों का प्रसर वात के द्वारा 15 प्रकार से होते हैं। फिर संचय, प्रकोप और प्रसर, इसके लक्षण वात, पित्त, कफ के अपन देख लेते हैं। जैसे कि वात के संचय का लक्षण क्या है, तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। जबकि वात के प्रकोप का लक्षण है कोष्ठोष संचरण और वात के प्रसर का लक्षण है विमार्गमन आटोप। इसी प्रकार पित्त के संचय का लक्षण क्या है, तो पित्तौभासता, मंदोष्मता। पित्त के प्रकोप का लक्षण है पिपासा, अम्लिका, परिदह। पित्त के प्रसर का लक्षण है ओष, चोष, परिदह और धूम्यमान। इसी प्रकार कफ के संचय का लक्षण है गौरव, आलस्य और विद्वेष। कफ के प्रकोप का लक्षण है अन्नद्वेष, हृदयोत्क्लेद। और कफ के प्रसर का लक्षण है अरोचक, अविपाक, अंगसाध और छर्दी। ठीक है, फिर व्याधि के पर्याय अपन देख लेते हैं। कौन से पर्याय बताए गए, जैसे उदरामय। तो उदरामय किसका पर्याय है, अतिसार का पर्याय है। तो उदरामय अतिसार का पर्याय है। त्वगामय कुष्ठ का पर्याय है। तो त्वगामय कुष्ठ का पर्याय है। महाव्याधि हलीमक का पर्याय है। तो महाव्याधि हलीमक का पर्याय है। मृत्युकल्प संखक का पर्याय है। तो मृत्युकल्प संखक का पर्याय है। निश्चारक जो है वो प्रवाहिका का पर्याय है। तो निश्चारक प्रवाहिका का पर्याय है। निर्वाहिका जो है वो प्रवाहिका का ही पर्याय है। तो निर्वाहिका भी प्रवाहिका का ही पर्याय है। निसारक जो है वो भी प्रवाहिका का ही पर्याय है। तो निसारक भी प्रवाहिका का ही पर्याय है। बिम्बिशी जो है वो प्रवाहिका का ही पर्याय है। तो बिम्बिशी भी प्रवाहिका का ही पर्याय है। लोढ़र किसको बोलते हैं, तो हलीमक को कहते हैं। तो लोढ़र किसको बोल रहे हैं, हलीमक को। पृष्ठारूण जो है वो अहिपूतना के लिए बोला गया। तो पृष्ठारूण अहिपूतना के लिए बोला गया। गुड़कुट्टक किसके लिए बोला गया है, अहिपूतना के लिए। तो गुड़कुट्टक भी अहिपूतना के लिए बोला गया। अनामिका जो है वो अहिपूतना को ही बोला जाता है। तो अनामिका भी क्या है, अहिपूतना का पर्याय है। पानकी जो है वो पांडु का पर्याय है। तो पानकी पांडु का पर्याय है। लाघरक जो है वो पांडु का पर्याय है। अलसक जो है वो सुश्रुत ने पांडु का बोला है। और मृत्युकल्प जो है वो संखक को कहा है। इसी प्रकार शुक्तक जो है वो अम्लपित्त के लिए बोला है। तो शुक्तक अम्लपित्त के लिए बोला है। स्लिम डिसीज जो है वो एड्स का है। ठीक है, स्लिम डिसीज किसको बोलते हैं, एड्स को बोलते हैं। हैंस डिसीज लेप्रोसी को बोलते हैं। तो हैंस डिसीज लेप्रोसी को बोला जाता है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है, तो कोयलार। ठीक है, इसके अलावा मैनग्रो डिसीज किसको बोला जाता है, तो क्रोनिक माउंटन सिकनेस को क्या है अपन मैनग्रो डिसीज कहते हैं। इसी प्रकार ग्रेवियस डिसीज किसको बोला जाता है, तो एक्सोप्थेल्मिक गाइटर को क्या बोलते हैं,
ग्रेवियस डिसीज कहते हैं। फिर थ्रम्बो एंजाइटिक ऑब्लिटरेंस किसको बोलते हैं? तो बर्जर डिसीज को बोला जाता है। इसी प्रकार इजिप्टिया ऑप्थेल्मिया किसको बोलते हैं? तो ट्रोकोमा को बोला जाता है। इडियोपैथिक प्रोक्टोकोलाइटिस किसको बोलते हैं? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को बोला जाता है। तो इडियोपैथिक प्रोक्टोकोलाइटिस किसको बोलते हैं? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को बोला जाता है। फिर गोरक्ष संहिता में वर्णित प्रमुख 10वीं प्राणवाहिनी नाड़ी के स्थान के विषय में बात कर लेते हैं। तो गोरक्ष संहिता में वर्णित प्रमुख 10वीं जो प्राणवाही नाड़ी है उसके स्थान बताए गए। जैसे कि इंगला का जो स्थान है वो नासिका के वाम भाग में होता है। तो इंगला नासिका के वाम भाग में, पिंगला जो है वो नासिका के दक्षिण भाग में होता है। तो पिंगला नासिका के दक्षिण भाग में होता है। सुषुम्ना जो है वो दोनों नासिका के मध्य होता है। तो सुषुम्ना दोनों नासिका के मध्य होता है। और अलम्बुशा जो है मुख में होता है। तो अलम्बुशा के है मुख में होता है। गंधारी जो होता है, तो गंधारी जो होता है वो वाम नेत्र के वाम पाद अंगुष्ठ तक होता है। तो गंधारी जो होता है वो वाम नेत्र के वाम पाद अंगुष्ठ तक होता है। हस्ती जीवा जो है वो दक्षिण नेत्र से दक्षिण पाद अंगुष्ठ तक होता है। तो हस्ती जीवा दक्षिण नेत्र से दक्षिण पाद अंगुष्ठ तक होता है। यशस्विनी जो है वो वाम कर्ण में और कुहू जो है वो लिंग में होता है। तो यशस्विनी वाम कर्ण में और कुहू जो है वो लिंग में होता है। पुषास जो है वो दक्षिण कर्ण में होता है। ठीक है। संखनी जो है वो गुदा में यानी कि मूल स्थान में होता है। गुदा मूल स्थान में। इसका संदर्भ जो है वो गोरक्ष संहिता 1/28 से लेकर के 30 है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या कितनी बताई है। तो शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या 3.5 लाख बताई गई है। 3.5 लाख शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या है। गोरक्ष संहिता में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलते हैं। उनमें से 72 मुख्य और इनमें से 10 जो है वो प्राणवाही प्रधान है। फिर प्रश्नोपनिषद व दर्शनोपनिषद में नाड़ी की संख्या 72,000 बताए गए। सुषुम्ना के पर्याय के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुषुम्ना को क्या बोला जाता है? तो संभावी बोला जाता है, ब्रह्मरंध्रा बोला जाता है, महापथा बोला जाता है, मध्य मार्ग भी बोलते हैं और सरस्वती भी बोलते हैं। तो संभावी, ब्रह्मरंध्रा, महापथा, मध्य मार्ग और सरस्वती ये सुषुम्ना के ही पर्याय हैं। सुषुम्ना के 6 स्थान बताए हैं, षट चक्र बताए गए। कौन सा? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धत और आज्ञा। फिर इंगला नाड़ी का जो संबंध है वो चंद्र से होता है। तो इंगला नाड़ी का जो संबंध है वो क्या है? चंद्र से होता है। फिर इसके बाद में कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि अभ्यंग के लिए क्या लिखा हुआ आता है? तो अभ्यंग के लिए सुश्रुत ने बोला है अभ्यंगो मार्दवकर कफवात निरोधनी धातु नाम पुष्टिजन्नो मुंजावर्ण बलप्रदम। तो क्या है? अभ्यंग जो है मार्दवकर होता है, कफवात का निरोधन करता है, धातु को पुष्टि करता है, वह मृंजावर्ण बलप्रदम। ये अभ्यंग के लिए बोला गया। जबकि उदावर्तन के लिए सुश्रुत ने बोला है वाथरम के कफ में दो विमलापनम स्थिर कराणाम अंगानाम त्वक प्रसाद परम। ठीक है। तो वाथर होता है उदावर्तन, कफ में दो का विमलापन, स्थिरीकरण करता है अंगों में, त्वक का प्रसादन करता है। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने बोला है उदावर्तन जो होता है वो कफर होता है, मेदस प्रविलियन का काम करता है। फिर पाद अभ्यंग के लिए बात करते हैं। तो पाद अभ्यंग जो है उसको सुश्रुत ने चक्षुष्य बोला है, जबकि चरक ने दृष्टि प्रसादक बोला है और अष्टांग हृदय ने भी दृष्टि प्रसादक बताया है। तो पाद अभ्यंग को सुश्रुत ने चक्षुष्य, चरक ने दृष्टि प्रसादक बोले हैं, वह अष्टांग हृदय ने भी दृष्टि प्रसादक बोला है। पाद प्रक्षालन को सुश्रुत ने चक्षु प्रसादन, वृश्य रसोग्न और प्रीतिवर्धक बताया है। ठीक है। पादत्र जो धारण है उसको चरक ने चक्षुष्य स्पर्श नहीं बताया है। तो चक्षुष्य स्पर्श नहीं तम ये पादत्र धारण को बोला है चरक ने। सुश्रुत ने छत्र धारण को क्या बोले हैं? तो वर्ण चक्षुष्य ओजस्य संकर छत्र धारणम। ठीक है। तो वर्ण कर बताए हैं वर्ण और चक्षु ओजस्य संकरम छत्र धारणम, ये सुश्रुत ने बोले हैं छत्र धारण को। फिर कुछ मेन एंटीडोट के विषय में बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडोट कौन से हैं? तो यूनिवर्सल एंटीडोट आपका चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। रेशियो कितना होता है? 2:1:1:1। धतुरा धतुरा का एंटीडोट कौन से है? तो धतुरा का एंटीडोट है आपका पिलोकार्पिन। मॉर्फिन के एंटीडोट कौन से हैं? तो नेलेक्सोन। तो मॉर्फिन के एंटीडोट है नेलेक्सोन। बार्बिटेरेट
का एंटीडोट कौन से हैं? तो पिक्रोटॉक्सी। फिर एसिड के एंटीडोट कौन से हैं? तो मिल्क हैं। फास्फोरस का एंटीडोट कौन से हैं? तो कॉपर सल्फेट है। आर्सेनिक के एंटीडोट कौन से हैं? तो फेरिक क्लोराइड है। कॉपर सल्फेट जो है उसका एंटीडोट कौन से हैं? तो पॉट फेरस साइनाइड है। एकोनाइटिन जो है उसका एंटीडोट कौन से हैं? तो एट्रोपिन है। आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी और कॉपर, ठीक है, इसके लिए कौन से हैं? तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या उनसे है? डेमिकॉर्पोर है, कोप्रोल है, कोप्रोल। इसके अलावा लेड का एंटीडोट ईडीटी है। मिथाइल अल्कोहल का एंटीडोट एथाइल अल्कोहल है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर का जो एंटीडोट है वो कौन से है? ग्लूकोजन है, ठीक है। पैरासीटामोल जो है उसके एंटीडोट कौन से हैं? एन एसिटाइलसिस्टीन है। बाल इसे बॉल जो आपका बाल है, ठीक है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन लेड एंड आयरन पॉइजनिंग में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर दिवाली पॉइजन किसको बोला जाता है? तो मर्क्यूरी और फास्फोरस को दिवाली पॉइजन बोला जाता है। इनिब्रिएंट पॉइजन किसे बोलते हैं? तो एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को इनिब्रिएंट पॉइजन कहते हैं। डिलीरिएंट पॉइजन किसको बोलते हैं? तो डिलीरिएंट पॉइजन आपका बेलाडोना, ओपियम और कैनाबीन को बोला जाता है डिलीरिएंट पॉइजन। स्पाइनल पॉइजन किसको बोलते हैं? तो नोक्सोमिका और जेलिसिनियम, इसको क्या है? स्पाइनल पॉइजन बोलते हैं। कार्डियक पॉइजन किसको बोला जाता है? तो एकोनाइटिन हो गया, डिजिटेलिन हो गया, ओडेंडार हो गया, टोबैको हो गया, एससीएन हो गया, इनको कार्डियक पॉइजन बोलते हैं। पेरिफेरल पॉइजन किसको बोलते हैं? तो क्यूरेर और कोनियम को बोला जाता है। न्यूरोटॉक्सिक किसको बोलते हैं? तो कोबरा, कैरेट और जो स्कॉर्पियक जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। हिमेटोटॉक्सिक कौन सा होता है? तो वाइपर और स्कॉर्पियन का जो वेनम होता है वो क्या होता है? हिमोटोटॉक्सिक होता है। मायोटॉक्सिक कौन सा होता है? तो सी स्नेक का जो वेनम होता है वो मायोटॉक्सिक होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो आईपीसी हैं वो अपन देख लेते हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, ठीक है, 8060। तो इंजुरी के लिए 44 आईपीसी बताए गए हैं। आईपीसी 44 आते हैं। आईपीसी 92 जो है वो डॉक्टर कैन गिव द ट्रीटमेंट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विथआउट कंसेंट, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आईपीसी 92 आते हैं। आईपीसी 177 गिव ए फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस, तो वो क्या है? आईपीसी 177 आते हैं। आईपीसी 191 जो है हॉस्टाइल विटनेस के लिए आते हैं। आईपीसी 193 जो है वो परज्यूरी के लिए आते हैं। आईपीसी 275 जो है वो सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग के लिए आते हैं। आईपीसी 276 जो है वो सेलिंग ड्रग अज डिफरेंट ड्रग के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी 300 जो है वो मर्डर डेफिनेशन के लिए आते हैं। आईपीसी 302 जो है वो पनिशमेंट फॉर मर्डर, उसके लिए आईपीसी 302 आते हैं। आईपीसी 304 ए जो है वो डेथ बाय नेग्लिजेंसी के लिए आते हैं। आईपीसी 304 बी जो है वो डाउरी डेथ के लिए आते हैं। आईपीसी 306 जो है वो क्या है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए आते हैं। आईपीसी 307 जो है वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए आते हैं। आईपीसी 309 जो है वो अटेम्प्ट ऑफ कमिट सुसाइड के लिए आते हैं। आईपीसी 320 जो है वो ग्रेवियस हर्ट के लिए आते हैं। आईपीसी 375 जो है वो डेफिनेशन ऑफ रेप के लिए आते हैं। आईपीसी 376 जो है वो पनिशमेंट फॉर रेप के लिए आते हैं। आईपीसी 377 जो है वो अननेचुरल सेक्स ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी 497 जो है वो अडल्ट्री के लिए आते हैं। सीआरपीसी मतलब क्या होते हैं? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, रिवाइज्ड इन 1973। सेक्शन 39, सीआरपीसी का सेक्शन 39 किसके लिए आता है? तो एवरी पर्सन हैज़ टू गिव ए इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम टू पुलिस और मजिस्ट्रेट, उसके लिए आता है। सीआरपीसी सेक्शन 53(1) जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय एमओ एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। फिर सीआरपीसी सेक्शन 53(2) जो है व्हेन एवरी फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड शी शुड बी एग्जामिन्ड बाय और
अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल RPM। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।